आप लोगों को सलाह दे सकते हैं उन युवा बच्चों को जो किसी भी प्रकार की कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, एक कठिन जीवन? अपनी पसंद की चीज खोजें। एक ऐसी चीज खोजने की कोशिश करें जो आपको वास्तव में खुशी दे। जैसे एक एक्टिविटी। हाँ, शुरू में मेरे लिए ये ड्राइंग थी, ये इलस्ट्रेशंस था, ये कॉमिक किताबें थीं। मैं एक कॉमिक बुक इलस्ट्रेटर बनना चाहता था। और फिर ये कॉमिक बुक, ड्राइंग और इलस्ट्रेशन से मार्शल आर्ट्स की तरफ चला गया। लेकिन ये भी एक और चीज थी जिसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट था, और मैं सोचता हूँ कि वही मेरा जरिया था मेरी डायलेमा से बाहर निकलने का। और वही तरीका था मेरी एंग्जाइटी, ट्रॉमा, मेरी खुद की समस्याओं और इनसिक्योरिटीज से बाहर निकलने का। कुछ खोजें, कोई ऐसी चीज खोजें जो आपको वास्तव में पसंद हो, क्योंकि उन चीजों में अच्छा होना जो आपको वास्तव में पसंद है, यह युवाओं के लिए बेहद लाभकारी होता है। क्योंकि यह आपको यह जानने देता है कि जैसे हर कोई सोचता है कि वे लूजर हैं, हर युवा व्यक्ति सोचता है कि वे लूजर हैं। कम से कम एक युवा व्यक्ति ने मेरी स्थिति में ऐसा सोचा। मुझे नहीं पता था कि मैं लूजर नहीं हूं जब तक मैंने जीतना शुरू नहीं किया, जब तक मैंने मार्शल आर्ट्स करना शुरू नहीं किया। मार्शल आर्ट्स ने मुझे सिखाया कि मैं चीजों में बेहतर हो सकता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं लूजर था, मैं बस एक अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति था। लेकिन आप युवा होने के नाते जो सारी ऊर्जा है उसे किसी चीज में लगा सकते हैं और उसमें बेहतर हो सकते हैं। और फिर अचानक से लोगों ने मेरी प्रशंसा की। मैंने सोचा ये पागलपन है, इसलिए मैं उस व्यक्ति से अलग बन गया जो इनक्रेडिबली इनसिक्योर था। और बेसिकली एक फेलियर से किसी ऐसे व्यक्ति में जो इस एक खतरनाक काम में बहुत सफल था, जिससे दूसरे लोग डरते थे। और इससे मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला और साथ ही एक वास्तविक समझ भी आई, कड़ी मेहनत और सफलता के बीच प्रत्यक्ष संबंध। और ये समझते हुए कि आप एक हारे हुए नहीं हैं, ठीक है, ये है कि कुछ डायमंड कच्चे रूप में होते हैं। हाँ, और ये भी समझना कि आप लोगों की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे माता पिता भी नहीं चाहते थे कि मैं मार्शल आर्ट्स करूं। उनको नहीं चाहिए था कि मैं लड़ाई करूं, उनको नहीं चाहिए था कि मैं स्टैंड अप करूं। आपको समझना होगा कि आप कौन हैं, और फिर दूसरों की आलोचना के सामने यू you नो आपकी सफल होने की क्षमता में विश्वास की कमी है, फिर भी आप आगे बढ़ते हैं और इसमें बहुत लाभ होता है। फिर आप महसूस करते हैं कि आप इसे जीवन की अन्य चीजों पर लागू कर सकते हैं। आप इसे आलोचकों पर, सोशल मीडिया कमेंटेटर्स पर लागू कर सकते हैं। आप इसे कई चीजों पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, 50 के दशक वाले युवाओं के बारे में क्या ख्याल है? आप उस व्यक्ति को क्या सलाह देंगे? इमेजिन कि आप अपनी 90 की उम्र में यहाँ टेक्सास में बैठे हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो वह व्यक्ति आज आपको क्या सलाह देगा? या लोगों की तरह, तुम जानते हो, वो लोग जिन्होंने अपनी 50s में कुछ खराब किया है, तुमने जिंदगी का एक हेल एक्सपीरियंस किया है, वहां संभावित रूप से बसने के लिए कुछ प्रोत्साहन है। आपके पास रिलैक्स करने के लिए एक शानदार परिवार है। शायद अभी भी अद्भुत काम करने का कुछ प्रोत्साहन हो। मध्य रेगिस्तान में डेविड गोगिंस दौड़ रहे होंगे, कैमरे में जोर जोर से बोलते हुए। अगर आप डेविड गॉगिंस हैं तो आपको डेविड गॉगिंस ही होना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि उस आदमी के जीवन के इस स्टेज में उसके लिए और कोई रास्ता है। आपको लगता है वो 70 साल का होकर भी चिल्लाता रहेगा? हाँ, ठीक है। 100%, 100%। अगर डेविड और मैं जिंदा हैं, जब हम दोनों 70 के हो जाएंगे, वो मुझे फोन करेगा और कहेगा, Stay hard, motherfucker! Guaranteed, guaranteed. तो जो भी हो, उसमें जी जान से जुट जाओ। खैर, अगर आप इसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो अपने जीवन पर रीथिंक करें। पता लगाने की कोशिश करें कि आप इसका आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं। आप अभी भी सोचते हैं कि आपके 50 के दशक में चीजों को बदलना पॉसिबल है? हाँ, अगर आप जीवित हैं तो आप बेहतर हो सकते हैं। कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम जिंदा हो तो तुम चीजें शिफ्ट कर सकते हो। मेरा मतलब है कि अगर आप 90 साल के हैं और जानते हैं कि आपके पास 1 महीने का समय है, तो आप उन चीजों के लिए माफी मांग सकते हैं जो आपको लगता है कि आपने गलत की थी, और शायद कुछ सुलह कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आपके जाने के बाद वे आपके बारे में अलग महसूस करें। हाँ, मुझे हमेशा पसंद आता है जब 70 के लोग जो फिर से डेटिंग या ऐसी किसी चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक 60 की उम्र की महिला है जिसने अभी पावर लिफ्टिंग शुरू किया है। अच्छा। हाँ, और जिउ जित्सु के साथ भी वही। आप देखते हैं कि लोग जिउ जित्सु में कैसे शामिल होते हैं, जैसे एक सफेद बेल्ट जो लगभग 70 का है। हाँ, ये सच है। और बहुत कुछ है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि लोग खुश रह सकते हैं अगर उनके पास चैलेंजेस या कॉम्प्लेक्स टास्क्स ना हो, या फिर वो चीजें जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हों।
चाहे वो एक आर्ट प्रोजेक्ट हो या कुछ बिल्कुल नया सीखना, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब ऐसी चीज़ें करना जो थोड़ी मुश्किल हों। और ये सब कुछ दिमाग के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें चाहिए जो तुम्हारे लिए थोड़ी कन्फ्यूज़िंग हों, जहाँ तुम्हें अपने ह्यूमन पोटेंशियल को समझना पड़े उस टास्क की मुश्किल के बीच, और अपने तरीके से उन चीज़ों को सॉल्व करना पड़े। कम से कम मेरे लिए तो ये सही लगता है। मेरे लिए, मेरा मतलब है मैं सिर्फ़ अपने लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मुझे पता है, और मेरी ज़िंदगी में ये 100% कांस्टेंट रहा है। मैं एक बहुत खुश इंसान हूँ और कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आया जब मैं डिफ़िकल्ट काम नहीं कर रहा हूँ, हाँ, कभी भी। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि तुम फायर से कितनी अच्छी तरह से गुजरते हो। तुम अपने लिए बार बार नए फायर शुरू करते जा रहे हो। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं है कि फायर्स ही हों, क्योंकि फायर्स का मतलब होता है ऐसे टास्क्स जो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। ल्यूकवार्म टास्क्स सरफेसेस। टास्क्स तुम अपने आप को एक ऐसा मुश्किल काम दो जो तुम्हें चैलेंज करे, जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से चैलेंज करे। एक बड़ी बात जो फिजिकल चैलेंज के बारे में है, वो ये है कि ये मेंटल भी होता है। जो लोग ये बात नहीं समझते, उन्होंने शायद कभी फिजिकली अच्छे से चैलेंज एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। जो लोग सोचते हैं कि फिजिकल चैलेंजेस बस फिजिकल होते हैं, उन्होंने उसका पूरा असर नहीं देखा। ये केवल कड़ी मेहनत है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये समझना है कि तुम्हारा क्विट करने का मन क्यों हो रहा है, और तुम जानते हो अपने अंदर की बिच को कॉन्कर करना। ये सब कुछ मेंटल होता है, ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है, और इस प्रोसेस से तुम एक मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करते हो जो तुम्हारे इंटेलेक्चुअल परसूट्स में काम आ सकती है। और जो लोग ऐसा नहीं सोचते, वो अक्सर वो लोग होते हैं जो कभी इन चीज़ों को अटेम्प्ट करते ही नहीं हैं। और उन लोगों में एक तरह का एरोगेंस होता है, जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइजेस या सिर्फ इंटेलेक्चुअल चीज़ें परस्यू करते हैं और कभी फिजिकल चीज़ें परस्यू नहीं करते। उनका मानना होता है कि फिजिकल काम बेस है, ग्रंट वर्क है, प्राइमल है, या ज़रूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। मेरे हिसाब से ऐसे लोग भी हैं जैसे स्टीफन हॉकिंग, जिनके पास फिजिकल चीज़ें करने का कोई अपॉर्च्युनिटी ही नहीं होती, राइट? उसकी फिजिकल डायलेमा उसे या फिर उसका दिल धड़काने में मदद कर रही थी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि तुम फिजिकल स्ट्रगल से सच में बेनिफिट कर सकते हो, और इसका फायदा तुम्हें मेंटली भी होता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ नज़रअंदाज की जा रही है, जो अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स द्वारा भी नज़रअंदाज की जाती है। वो अपने मोटे और आलसी या बहुत पतले होने के लिए बहाने बनाते अच्छा, हैं। उन्हें वैसे होने की जरूरत नहीं है। ये बात फैट या उन सब चीजों के बारे में भी नहीं है। ये बात असल में उस फिजिकल चैलेंज के बारे में है जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर अगर तुम एकेडमिक हो या इंटेलेक्चुअल टाइप का काम करते हो। MIT के एक बहुत अच्छे रोबोटिसिस्ट हैं, रस टेड्रिक। हर दिन नंगे पैर MIT तक और वापस दौड़ते हैं, मुझे ये पसंद है। 7 से 10 मील हर तरफ। नंगे पैर। नंगे पैर। वो लेग्ड लोकोमोशन और लेग्ड रोबोट्स का स्टडी करता है, इसलिए उसके लिए ये भी इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन बॉडी कैसे मूव करती है। वो हर तरह के मूवमेंट में खूबसूरती देखता है। उसके पैर कैसे दिखते हैं? आप जानते हैं कैलस्ड? डिस्ट्रॉयड, राइट? नहीं, बस थोड़े कैलस्ड हैं, पर वो अच्छे हैं। वो एक अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उनको फुट मसाज दिया, पर मेरा मतलब है वो अच्छे लगते हैं। और मुझे कोई फुट फेटिश नहीं है, इसलिए मैं दूसरे आदमी के पाँव को ठीक से इन्वेस्ट या इवेल्युएट नहीं कर सकता। इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर ये फक्ड अप नहीं लगते हैं। क्या वो कंक्रीट पे दौड़ता है? हाँ, वो हर सरफेस पर दौड़ता है। और वो सब कुछ पूरी तरह से नंगे पैर करता है? काम पर जो रनिंग पार्ट है, तो एक चीज जो उसे करनी पड़ती है वो है सोसाइटी में फिट होना। इसका मतलब है कि उसे अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे और नॉर्मल दिखना होगा। ठीक है, तो क्या वो बिल्कुल जूते नहीं पहनता? हाँ, वो नहीं, बेयरफुट टाइप के शूज नहीं, क्योंकि वो तो एकदम हैप्पी और वॉकी टाइप की बात लगती है। हाँ। नहीं, जैसे वो नहीं करता। वो बिना शूज के भागता है और फिर वो नॉर्मल दिखने वाली चीजें पहनता है, जैसे ड्रेस शूज। वो कैसे काम करता था? वो नंगे पांव दौड़ने के लिए कैसे तैयार हुआ? तो वो काफी ओवरवेट था, और उसका एडवाइजर, जो एक और फेमस MIT का रोबोटिसिस्ट था, उसने अपनी लाइफ खत्म कर ली। और इस घटना ने रस को अपनी खुद की मॉर्टैलिटी का सामना करने पर मजबूर कर दिया, मुझे लगता है। मेरा मतलब, आप अपनी वेल बीइंग के बारे में बड़े सवाल पूछने लगते हो, जैसे होली शिट, ये राइड किसी भी पल खत्म हो सकती है। और इसलिए उसने अपनी फिजिकल वेलबींग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं हुआ कि वो श्रेडेड हो गया, बल्कि उसने फिजिकल एक्सरसाइज की इंटेलेक्चुअल वैल्यू और हम्बलिंग वैल्यू को भी डिस्कवर किया।
वो इस बारे में बिल्कुल भी प्रीची नहीं है। मैं सच में बहुत ही कम उसे किसी को इसके बारे में एडवाइस करते हुए सुनता हूँ। वो इसे बस ऐसे करता है जैसे मेडिटेशन या कुछ उस तरह का हो। ये निश्चित रूप से एक तरह की मेडिटेशन है और तुम इस बात की गवाही दे सकते हो, है ना? तुम काफी रनिंग करते हो। इसमें कुछ खास बात है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे एक मंत्रा बन जाता है और तुम उसके अंदर चले जाते हो। यहाँ ऑस्टिन की गर्मी में बहुत अच्छा लगा 100 डिग्री का मौसम जो हाँ। तुम्हें टेस्ट करता है। तुम्हें पता है मुझे बाहर जाकर स्लेड्स खींचना बहुत पसंद है। वो तो मेरा शौक है। मुझे स्लेड्स को बाहर खींचना है। ढेर में? हाँ, मैंने आज किया। हाँ। मुझे ये पसंद